नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज दोबारा आप लोगों के सामने गांधी जो सीरीज़ हमारी चली हुई है उसका नेक्स्ट पार्ट लेके मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। पहले कुछ बात करें इस हफ्ते की, अगर बात करें तो चाइना के साथ जो हमारा इशू है वो लगातार बढ़ ही रहा है। अभी उसमें कुछ कमी हुई नहीं है, थोड़ा बहुत डिसंगेजमेंट हुई है। जैसे चीन की सेना जो पहले जहाँ थी वहाँ चली गई है, भारत की कुछ वापस आ गई है। लेकिन अभी खबर ये निकल के आ रही है कि उन्होंने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप कर लिए हैं चाइना ने, उस क्षेत्र में जो एक प्रकार से नो डेवलपमेंट जोन था, जहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा था, वहाँ पर भी चाइना ने अपने अधिकार क्षेत्र को दिखाते हुए वहाँ पर भी उन्होंने कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बना लिए हैं। तो चिंता की बात है। दूसरी तरफ बात करें तो नेपाल ने अभी हाल ही में खबर आई कि नेपाल अब हिंदी को भी बाइकआउट करने वाला है। मतलब हिंदी भाषा को पहले दर्जा दिया जाता था नेपाल में, अब नेपाल का ये मंशा है। देखते हैं वो संविधान में अपने कुछ बदलाव लाएगा या नहीं लाएगा, वो आगे की बात है। बट अभी खबरें तो यही सुनने में आ रही है कि नेपाल हिंदी का भी बॉयकॉट करेगा। तो ये भी चिंता की बात है, क्योंकि हमारे रिलेशन इनके साथ रोटी बेटी के संबंध रहे हैं नेपाल के साथ, है ना। तो ये भी काफ़ी चिंता की विषय की, क्योंकि भारत के अगर अगल बगल के देश ही इस तरह से व्यवहार करेंगे तो पाकिस्तान तो हमारे साथ पहले से ही उसका ऊपर नीचा मामला चलता रहता था, वो तो 36 का आंकड़ा उसके साथ था ही। अब ऐसे में पाकिस्तान और चाइना, नेपाल और चाइना भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो काफ़ी दिक्कत की बात है। कोरोना केसेस की बात करें तो लगभग 5 लाख केसेस अभी दर्ज हो चुके हैं। 5 लाख केसेस तो अच्छी खासी संख्या है। अभी ये और बढ़ेगा, अब पता नहीं इसका पीक कब आएगा, है ना। और बात करें कि अभी एक फेविपिराविर करके भी एक टैबलेट निकाली है ना। इंडिया की एक कंपनी है ग्लेनमार्क करके। वैसे तो ये ओरिजिनली ये जो फेविपिराविर करके जो ये टैबलेट है ये जापान की ओरिजिनल है वहाँ की, लेकिन अब जेनेरिक ड्रग्स के तौर पर अपनी इंडिया की भी एक ग्लेनमार्क करके कोई कंपनी है वो उसको बनाएगी। अब देखते हैं उसके रिजल्ट कितने निकल के आएंगे। बट उसकी देखिए उसकी क्या है ना, वो जो टैबलेट आई है या आएगी उसका क्या है कि वो आपको स्टार्टिंग फेज में या फिर जब आपको हल्का फुल्का कुछ कोरोना के सिम्टम है तभी तक वो यूज़फुल हो सकती है। क्रिटिकल केसेस में कोरोना के उसका कोई भी यूज़ नहीं है। अब तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं आया कि क्रिटिकल केसेस में उसने कुछ सुधार करके दिखाया हो। तो चिंता का बात बनी हुई है, क्योंकि मेडिसिन का मतलब ही ये है कि क्रिटिकल कंडीशन में उसको लिया जाएगा। ये तो सबको ही पता है कि कोरोना अपने आप भी ठीक हो जाएगा अगर वो छोटे मोटे उसके सिम्टम है या कोई बड़ा उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए हैं तो वो खुद भी आप होम क्वारंटीन हो जाइए। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है, दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी ऑर्डर, जो एलजी साहब थे उन्होंने ऑर्डर कर दिया था कि कोरोना को जिसको भी सिम्टम दिखे उसको जो केयर सेंटर है कोरोना के उसमें आपको एडमिट होना पड़ेगा। लेकिन पहले व्यवस्था क्या थी कि दिल्ली सरकार के जो अधिकारी वगैरह थे, डॉक्टर वगैरह थे, वो घर घर जाते थे और चेक करते थे। और अगर किसी को माइल्ड सिम्टम है, छोटे मोटे सिम्टम हैं, तो उसको घर पे ही क्वारंटीन कर दिया जाता था, और अगर ज़्यादा है तो उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता था। तो एलजी ने वो अपना ऑर्डर वापस ले लिया है ना। तो ये तो छोटे मोटे जो सिम्टम है वो होम क्वारंटाइन से अपने आप भी ठीक हो जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही है, अब देखते हैं वो क्रिटिकल केसेस में कैसा परफॉर्मेंस देती है। अभी तक कोई ऐसा निकल के नहीं आया कि बहुत अच्छे हैं या कारगर है। पतंजलि के द्वारा भी दवाई निकाली गई है, बट उसके ऊपर भी कंट्रोवर्शियल है, वो भी उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ समस्याएं खड़ी हो गई है ना। तो अब देखते हैं उसमें क्या है। और आपको सोशल मीडिया पे दिखा होगा कि इस मामले को लेकर फिर से हिंदू मुस्लिम करके कोई एक एंगल बना दिया गया है कि ड्रग कंट्रोल, जनरल कंट्रोल ऑफ इंडिया बोर्ड में जो भी था जिसने भी इस पतंजलि की दवाई पर रोक लगाई है वो एक मुस्लिम था और उसने ये लगाई है। ऐसा कुछ नहीं है, इस एंगल से मत देखिए, इस एंगल से मत देखिए इन चीज़ों को।
उनकी दवाई पर रोक लगाई गई है, क्योंकि एक तो पहली बात तो उसका बड़े पैमाने पर कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, और दूसरा इसलिए लगाई गई है कि उन्होंने जो भी सर्टिफिकेट मांगा था या जो भी उन्होंने कहा था कि हमें अप्रूवल दीजिए, वो अप्रूवल पतंजलि के द्वारा ये कह के लिया गया था कि ये जो दवाई है ये आपकी हल्की खांसी और जुकाम इस तरह की चीज़ों को ठीक करने का उन्होंने सर्टिफिकेट मांगा था, उन्होंने कोरोना करके नहीं मांगा था। हाँ, इसको मार्केट में बेचने के लिए कोरोना का नाम दिया गया, वो एक मार्केट स्ट्रेटजी हो सकती है, तो उसमें हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही इस बीमारी की कुछ ना कुछ दवाई इजाद हो जाएगी, सब कुछ पहले जैसा होगा, सब कुछ खुल जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी स्टार्ट, और लोग वापस अपने काम धंधों पे, लोगों को हाथ में रोज़गार होगा, बच्चे स्कूल में, महिलाएं रोज़गार में, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखते हैं, आई होप, प्रे कर सकते हैं, अभी तो और कुछ नहीं है। चलिए, गांधी जी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने गांधी जी के बारे में पढ़ लिया कि इंडिया आने के बाद भी वो एज ए सफ़ेद हाथी के तौर पर थे, जिनका खर्चा ज़्यादा था और इनकम कुछ भी नहीं थी। इवन उनके ये हालात थे कि उनको एक पेटिशन भी लिखनी नहीं आती थी, तो उन्होंने खुद को एक भिखारी बैरिस्ट्रेट कहा, क्योंकि उनको कुछ आता ही नहीं था, तो करेंगे क्या। तो उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने अपनी जान पहचान करके उनको थोड़ा बहुत काम दिलवाना शुरू किया, और उन्होंने पहले अर्जी लिखने का काम स्टार्ट किया। अर्जिया का मतलब पेटिशन, या कहीं पर माफ़ीनामा, या कहीं पर शपथ पत्र, कुछ इस तरह की चीज़ें जो होती थी वो लिखने का काम स्टार्ट किया गांधी जी ने। ठीक है, तो इस तरह से गाड़ी चल रही थी, कुछ खास था नहीं करने को इंडिया में, और उनको काम मिल भी नहीं रहा था। ऐसे ही समय में एक व्यक्ति ने, दादा अब्दुल्ला सेठ, एक अफ्रीकन कंट्री में वो अच्छे खासे जाने माने, साउथ अफ्रीका में वो जाने माने व्यापारी थे। उनकी एक बड़ी फर्म थी जो व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करती थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे एक फर्म है और उस फर्म का लगभग 40,000 जो पौंड है उसका लेकर कोई मामला अटका हुआ है, तो हमें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है, एक ऐसे वकील की ज़रूरत है जो हमारे नामचीन वकीलों को, क्योंकि नामचीन वकील उस टाइम पे अंग्रेज़ वगैरह थे, तो जो हमारे नामचीन वकीलों को थोड़ा बहुत समझा सके हिंदू कल्चर के बारे में, क्योंकि जो प्रतिवादी था, जो उसके कंपटीटर थे अगेंस्ट में जो थे, वो भी हिंदू ही थे, उनके ही रिश्तेदार थे। तो वो चाहते थे कि वो उनको कुछ हिंदू कल्चर के बारे में बता सके ताकि केस को लड़ने में आसानी हो। और दूसरा, उनको एक हेल्पर की भी ज़रूरत थी जो उनके व्यावसायिक गतिविधियों में जो इंग्लिश में लेटर वगैरह आते थे उसका वो अनुवाद कर सके और उनके व्यापार में भी हेल्प कर सके। तो किसी ने गांधी जी के भाई को बताया, तो गांधी जी के भाई ने कहा गांधी जी को कि आप साउथ अफ्रीका जाना चाहेंगे। तो गांधी जी के मन में ये आया कि वैसे भी यहाँ तो कुछ है नहीं, ना यहाँ पर कोई फ्यूचर बन रहा है, ना मेरे लायक कोई काम है, और ना ही मैं किसी काम का हूँ। तो ऐसा करते हैं, क्यों ना साउथ अफ्रीका ही चलते हैं, इस बहाने घूम भी आएंगे और शायद कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। तो फिक्स हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी से विदाई लेकर वो चल पड़े फिर साउथ अफ्रीका। अब यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। अब अभी तक गांधी जी ने कोई ज़्यादा भेदभाव फेस नहीं किया है, कोई नस्ल के आधार पर, रेसिज्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भी उन्होंने भेदभाव नहीं देखा है ना। नस्लवाद के, अब नस्लवाद से मेरे को एक याद आया कि जैसे अभी अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद ब्लैक लाइव्स आल्सो मैटर करके एक कैंपेन चलाया गया कि जो ब्लैक आदमी होते हैं उनकी भी ज़िंदगी मायने रखती है। तो रेसिज्म वो नस्लवाद का चेहरा है, दिखाता है। देखिए, नस्लवाद जो है ना, एक बड़ी टर्म, एक वाइड टर्म है, इसको आप बिल्कुल संकुचित होकर नहीं समझ सकते हो। जैसे अब किसी व्यक्ति की, भगवान के द्वारा हर व्यक्ति की बॉडी स्ट्रक्चर, उसका रंग, उसका नैन नक्श, उसका चाल ढाल, उसका शारीरिक ढांचा, सबका अलग अलग बनाया, सबके रंग अलग अलग है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो नेचर का काम है, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं की जा सकती, ये बिल्कुल जायज़ है। अब बात आती है कि आप किसी को उसकी त्वचा के लिए किसी को आप गोरा बोल दो, या उसको किसी को ब्लैक को काला बोल दो, कोई मोटा है तो उसको मोटा बोल दिया, है ना। कोई मतलब उसके चेहरे की, उसके शरीर के हाव भाव के हिसाब से आप उसको कुछ भी नाम दे देते हो। गांव में तो ऐसा बहुत होता है, गांव में तो अच्छे खासे गोरे लड़के का भी नाम काला या कुछ ऐसा रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गांव में ये सब चलता रहता है।
तो क्या होता है ना, ये रेसिज्म नहीं है कि आपने किसी ब्लैक आदमी को ब्लैक बोल दिया, ये रेसिज्म नहीं है। बदले में किसी ब्लैक ने अगर किसी गोरे को गोरा बोल दिया तो इसमें रेसिज्म की कोई बात नहीं है। लेकिन रेसिज्म, नस्लवाद वहाँ पर स्टार्ट होता है जब किसी व्यक्ति की नस्ल, उसके विशेष रंग, उसके नाक की बनावट, उसके शरीर की बनावट, उसके कारण उसको सार्वजनिक जो भी सेवाएं हैं, जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं, पब्लिक सेवाओं का उपभोग करने से किसी को रोका जाता है, तब जाकर ये नस्लवाद कहलाता है, रेसिज्म कहलाता है। मतलब जहाँ पे लिख दिया जाता है कि भाई ब्लैक्स आर नॉट अलाउड, क्यों? क्योंकि सिर्फ उनके रंग के कारण, कि इस रेस्टोरेंट में ये आदमी प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि इनका रंग ऐसा है, तब वो नस्लवाद है ना, तब वो नस्लवाद है। तो नस्लवाद ऐसा नहीं है कि आपने किसी को ब्लैक बोल दिया, काला बोल दिया तो कि ये नस्लवादी हो गए आप लोग, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे तो बोल देते हैं, यारी दोस्ती में बोल देते हैं, आपस में भाईचारे में बोल सकते, लेकिन आप उनके अगर हितों का हनन कर रहे हो, उनकी जो राइट है आप उनको कंज्यूम करने नहीं दे रहे हो, देन वो रेसिज्म है, ठीक है ना। तो अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका में ब्लैक लोगों का ये कहना है कि भाई आप लोग हमें हमारे अधिकारों से वंचित कर रहे हो। अमेरिका की लड़ाई में, स्वतंत्रता की में हमने भी इक्वली पार्टिसिपेट किया था, तो आज अब आप हमें क्यों, गोरे लोगों के द्वारा हमें क्यों प्रताड़ित किया जाता है। और काउंटर अटैक जो करते हैं गोरे, जो पुलिस ऑफिसर हैं या अमेरिका के जो भी गोरे मूल के लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग हैं उनके अंदर अपराध करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, और ज़्यादातर जो भी अपराधी हैं वो ब्लैक ही हैं। इसके कारण ऑटोमेटिकली एक पर्सपेक्टिव तैयार हो जाता है कि ये ब्लैक है तो ये अपराधी ही होगा, क्रिमिनल ही होगा। जॉर्ज फ्लॉयड ने किया क्या था, एक $20 का एक नकली नोट चलाने की कोशिश की थी बस, तो उसमें कोई बड़ी सजा देने वाली बात तो नहीं थी, 1 महीना जेल हो जाती ज़्यादा, मारने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, समझ रहे हो ना। तो रेसिज्म एक बड़ी टर्म है, तो आप इसको बिल्कुल संकुचित अर्थ में ना लें। तो वहाँ से फिर अब्दुल्ला सेठ के ने उनको एक टिकट भेज दिया, सब कुछ उनकी व्यवस्था कर दी गई, और वो अपनी पत्नी से विदा लेकर चल पड़े। तो पहले समुद्री जहाज़ से ही जाना पड़ता था, तो समुद्री जहाज़ से गए पहले जंजीराबाद जो है आपका ईस्टर्न अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, आप देखेंगे छोटा सा टापू का एक देश है, वहाँ पर लौंग का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है वर्ल्ड में, आज भी लौंग वगैरह अच्छी खासी पैदा की जाती है। तो वहाँ से होते हुए फिर वो नडाल पहुँचे, जिसको आज के टाइम में डरबन कहा जाता है। तो डरबन वहाँ पर जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पर अब्दुल्ला सेठ वगैरह जो लोग थे उन्होंने उनका स्वागत किया, लेकिन उनको वहाँ पर उतरते ही पता चल गया कि यहाँ पर लोग जो इंडियन मूल के हैं उनको लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, उनको लोग थोड़ी हेय की दृष्टि से देखते हैं, नीचता की दृष्टि से देखते हैं। ये गांधी जी को उतरते ही महसूस हो गई ये बात, क्योंकि अब्दुल्ला सेठ जो इतने बड़े व्यापारी थे, इतने बड़े व्यवसायी थे, लेकिन उनके साथ भी जो गोरे मजदूर भी थे वो भी इस तरह से ट्रीट कर रहे थे जैसे उनके सामने अब्दुल्ला सेठ की कोई औकात ही नहीं है। तो गांधी जी को ये समझ में आ गया कि यहाँ पर थोड़ी कंडीशन और भी बुरी है, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने अब्दुल्ला सेठ के बारे में बहुत अच्छा लिखा गांधी जी ने। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला सेठ बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति थे, देखना आप इस बात को, बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनको ज़्यादा बही खाता लिखना नहीं आता था, ज़्यादा वो पढ़ भी नहीं पाते थे चीज़ों को, बट उनके पास जो बेसिक नॉलेज थी और जो जनरल नॉलेज थी वो अल्टीमेट थी। वो बोले कि वो अभ्यास कर करके इतने पावरफुल हो चुके थे, इतने सशक्त हो चुके थे कि वो देख के ही बता देते थे कि यहाँ पर इस बही खाते में गड़बड़ वगैरह है। तो लेकिन उनके अंदर उन्होंने कहा कि वो इस्लाम को बहुत ज़्यादा मानते थे और इस्लाम को वो सर्वोपरि मानते थे कि इस्लाम से बढ़कर तो कोई है ही नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे को उस टाइम पे तो कोई समझ नहीं थी धर्म के बारे में, ना ही मेरे को ये एहसास था कि सभी धर्म बराबर है या कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं होता है। लेकिन उस टाइम पे मेरे को ये लगता था कि ठीक है, अब्दुल्ला सेठ कह रहे होंगे, अच्छे ज्ञानी व्यक्ति हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो ठीक ही कह रहे होंगे। तो अपने मामले उन्होंने पहले उनको शहर दिखाया गांधी जी को, फिर उसको जब उनकी
हियरिंग की डेट आई तो उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें कोर्ट वगैरह भी दिखा लाते हैं। कोर्ट दिखाने की जब लेके गए अब्दुल्ला सेठ उन्हें, तो जैसे उन्होंने कोर्ट में बैठे तो जज ने गांधी जी को कहा कि आप अपनी पगड़ी उतार के आओ बाहर। गांधी जी को बड़ा अजीब लगा कि पगड़ी उतार के आओ, पगड़ी उतारने का कोर्ट में क्या रिलेशन है, क्योंकि उन्होंने ब्रिटेन में ये चीज़ें पहन के रखी बट वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं थी, किसी ने कुछ नहीं कहा, इंडिया में किसी ने कुछ नहीं कहा। अब बट यहाँ पर क्या हो गया, तो गांधी जी ने बोल दिया कि मैं नहीं उतारने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं उतारूंगा पगड़ी, तो उन्होंने उसको कोर्ट से बाहर निकाल दिया, बोला इसको बाहर निकालो, यहाँ इनको बैठने की परमिशन नहीं है। तो गांधी जी उठ के वहाँ से चले आए। अब इस पगड़ी पहनने के जो मैटर था उसके बाद उनकी बहुत सारी आलोचना भी हुई, क्योंकि ओबियसली है जो पूरा सिस्टम था वो अंग्रेज़ों के हाथ में ही था, और जो जज था वो भी अंग्रेज ही था। उसने अगर गांधी जी को पगड़ी उतारने के लिए कहा है तो समाचार पत्र न्यूज़पेपर वगैरह भी जज के पक्ष में ही लिखेंगे। तो गांधी जी की काफ़ी बुराई हुई और उनको अनवांटेड गेस्ट भी कहा गया कि एक ऐसा विजिटर आया है जो अनवांटेड है, जिसको कोई भी नहीं चाहता यहाँ पर आए हो। लेकिन उसके बाद गांधी जी का मन हुआ कि मैं क्यों इस फालतू झमेले को बढ़ाया जाए, क्यों ना मैं पगड़ी वगैरह उतार कर इंग्लिश टोपी पहन लूँ। लेकिन अब्दुल्ला सेठ ने उन्हें समझाया कि अब आप इंडिविजुअल नहीं रहे हैं, अब आप बहुत से लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हो। अब अगर अब आपने टोपी उतार दी है तो बहुत सारे लोगों का मनोबल टूट जाएगा, क्योंकि आपने एक अलग, अभी तक तो सब कुछ लाइन में चल रहा था, सब लोग फॉलो कर रहे थे, लेकिन आपने लीग से हटकर चलने का डिसाइड किया, आपने उस बात का विरोध किया जो वास्तव में गलत है। तो अब अगर आप पीछे हटोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर गांधी जी ने कहा कि मैं जब तक डरबन में रहा मैंने अपनी पगड़ी नहीं उतारी, मेरे को भला बुरा सुनने को मिला, लोगों ने गालियाँ वगैरह भी दी, बट मैंने कभी भी इन चीज़ों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब वो और भी कंडीशन की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि डरबन में 3 जो हिंदू समाज था, हिंदू कह सकते हैं कि मतलब जो भारतीय लोग थे, हिंदू नहीं कहेंगे यहाँ पर, जो भारतीय लोग थे वो 3 ग्रुपों में डिवाइड थे। 3 ग्रुपों में डिवाइड थे। पहला वो जो मुसलमान व्यापारी थे, जो खुद को कहते थे कि हम लोग अरबिक हैं, हम लोग अरब से आए हैं। दूसरा वो लोग जो हिंदू या पारसी मुनीम, जो मुनीमगिरी करते थे, वहाँ पर हिंदू थे या पारसी थे वो मुनीमगिरी करते थे। और तीसरा गिरिमिटिया लोग, गिरिमिटिया समुदाय। गिरिमिटिया में तमिल, तेलुगु और नॉर्थ इंडिया के जो भी लोग थे, जिनको अंग्रेज़ों के द्वारा एक एग्रीमेंट के माध्यम से 5 साल के लिए वहाँ पर ले जाया जाता था, डरबन वगैरह में, साउथ अफ्रीका में। मतलब उनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करवाने के लिए, गन्ने की बुआई के लिए, फसल कटाई के लिए 5 साल के लिए वहाँ पर ले जाया जाता था। तो ऐसे मज़दूरों को गिरिमिटिया मज़दूर कहा जाता था, ठीक है ना। तो गिरिमिटिया जो मज़दूर है तो नॉर्थ इंडिया से, आपके तमिल से, तेलुगु से, तमिलनाडु से, केरल से वगैरह, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर गए हुए थे। तो उनमें से कुछ तो वापस आ जाते थे, बट बहुत सारे लोग वहीं रह जाते थे। तो अब आप साउथ अफ्रीका के डरबन वगैरह में जाओगे तो आप वहाँ देखोगे कि बहुत बड़ी संख्या में हिंदू लोग वहाँ पर रहते हैं, हिंदुस्तानी लोग। और वो मोस्टली क्या है, तमिल है, तेलुगु या नॉर्थ इंडिया से, यूपी, बिहार से बहुत सारे लोग वहाँ पर आपको दिखे, ठीक है। अब बात करते हैं, तो जो ऐसे लोग थे, अंग्रेज इनको चिढ़ाने के लिए, जो ये गिरिमिटिया लोग थे, अंग्रेज इनको चिढ़ाने के लिए कुली वर्ड का यूज़ करते थे या सामी वर्ड का यूज़ करते थे। सामी एक तमिलियन का वर्ड है, सामी। हिंदी में इसका अर्थ स्वामी होता है, इंडिया में इसका अर्थ स्वामी होता है, बट वहाँ पर अंग्रेज इसको एक उनको नीचा दिखाने के लिए सामी सामी बोलते थे। बिल्कुल। अब आप वहाँ पर मालिक नहीं हो, आप वहाँ पर दास हो। समझिए आप इस बात को, आप वहाँ पर दास हो, आप वहाँ पर मालिक नहीं हो। और कोई आकर आपको ये बोल देगा, और स्वामी जी क्या हाल है आपके, अरे भाई मैं तो पहले ही गुलाम हूँ, मेरे क्या हाल होंगे।
तो उसको कैसे अच्छा लगेगा, उसको चिढ़ होगी, उसको नफरत पैदा होगी इस मामले को लेकर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ मैं वहाँ पर कुली बैरिस्टर करके, मैं कुली बैरिस्टर था वहाँ पर, बैरिस्टर नहीं कह सकता मैं खुद को, क्योंकि मैं भी क्रीमिटिया टाइप ही था। तो उन्होंने खुद को कुली बैरिस्टर करके कहा, ठीक है ना। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें घटित हुई। तो क्योंकि उसकी जो केस था उसका एक हिस्सा प्रिटोरिया करके एक स्थान है साउथ अफ्रीका में, वहाँ भी उसकी सुनवाई थी। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे को प्रिटोरिया जाना था, वहाँ से सम्मन आ गया था। तो अब वो केस आता है जो हम लोगों ने पढ़ते हैं बहुत सारी किताबों में कि डिब्बों से उतार दिया था, या अधिकारी वगैरह ने डिब्बे से उनको नीचे उतार दिया था, तो वो सारी चीज़ आती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने टिकट पहले दर्जे की कराई अब्दुल्ला सेठ ने मेरी, और मैं चल पड़ा प्रिटोरिया के लिए। जब मैं चला तो फर्स्ट डब्बे में पहले दर्जे की मेरी टिकट थी। तो जैसे ही मैं वहाँ पर बैठ गया, तो बैठने के बाद वहाँ पर एक टिकट चेक करिए अधिकारी वगैरह आए। उन्होंने मुझसे कहा कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आपको जनरल डिब्बे में जो आपके लिए लास्ट डिब्बा रिजर्व किया गया, आपको वहाँ बैठना होगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने इस चीज़ का विरोध किया। मैंने बोला कि नहीं, मेरे पास टिकट पहले दर्जे की, मैं तो इसी में जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि बेशक आपके पास है, अगर आप नहीं उतरेंगे तो मैं सिपाही को बुलाऊँगा और आपको फिर यहाँ से ज़बरदस्ती निकाला जाएगा। तो गांधी जी भी हट्टी थे, जिद थी। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, सिपाही को बुला लो, मैं खुद ब खुद तो उतरने से रहा। तो उन्होंने फिर सिपाही को बुलाया और गांधी जी को डिब्बे से बाहर फेंक दिया और उनका सामान वगैरह सब कुछ बाहर गिरा दिया। अब गांधी जी के स्वाभिमान पर बड़ी चोट पहुंची, क्योंकि उनके अंदर देखो हिंदुस्तानी की तो एक फीलिंग थी, वो तो अलग ही बात है, बट उनके अंदर उससे भी ज़्यादा फीलिंग थी कि मैं एक बैरिस्टर हूँ। आप एक बैरिस्टर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हो। मैं ब्रिटेन से पढ़ के आया हूँ, है ना। ज्ञानी लोगों के पास, जिसके पास नॉलेज होती है, उसके पास अहंकार तो होता ही है, थोड़ा घमंड तो होता ही है। आप उसको स्वाभिमान भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो गांधी जी ने कहा कि मैं फिर वहीं स्टेशन पे ही बैठा रहा पूरी रात, और मैंने अपने सामान को ना तो हाथ लगाया। अब वहाँ पर चूँकि ठंड भी थी, तो मैंने इतना मेरे अंदर जिद आ गई थी कि मैंने बैठे बैठे, वो मेरा कोट था उस बैग में रखा हुआ, जो सामान बाहर फेंका हुआ था, मैंने अपने कोट को भी नहीं लिया। तो मैं ठंड में ही बैठा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं जाऊंगा तो फर्स्ट डिब्बे में ही जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। तो गांधी जी ने उस टाइम पर बैठे बैठे उनके मन में विचार आया कि मैंने जो बचपन में भगवत गीता वगैरह का जो भी पाठ पढ़ा, तो उनके दिमाग में एक लाइन बार बार चल रही थी। उस लाइन का मतलब ये था कि उन्होंने खुद से कहा, या तो मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, या फिर मेरे को यहाँ से लौट जाना चाहिए। मतलब मैं बिना केस वगैरह लड़े ही लौट जाऊं, या फिर मेरे को यहाँ पर डट कर रहना चाहिए, और जो भी मेरे साथ ये भेदभाव हो रहा है इसका मेरे को विरोध करना चाहिए। तो उन्होंने फिर पहला मार्ग ही चुना कि मैं यहीं पर रुकूंगा, इनका विरोध करूंगा और सुधार करने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो महान आदमियों की यही होती है कि उन्होंने कहा कि मैं यहीं पर रुकूंगा और इसका विरोध करूंगा। वरना कोई कमज़ोर दिल वाला होता तो इतनी बेइज्जती होने के बाद बोलता कि ठीक है, मेरे को क्या मतलब है, पैसे मिल रहे हैं, मैं निकलता हूँ यहाँ से पैसे वगैरह लेकर अपना केस ख़त्म कर दूँ। तो उसके बाद गांधी जी ट्रेन से उतरने के बाद एक और आगे प्रिटोरिया जाने के लिए एक गाड़ी से भी सफ़र करना पड़ता था। लेकिन गाड़ी से सफ़र करने के लिए फिर वहाँ पर भी रंग भेद, नस्ल भेद की भावना वहाँ भी थी। अब उस गाड़ी के अंदर लगभग जितने भी लोग थे वो गोरे बैठे हुए थे, कुछ लोग व्यापारी थे, बड़े बड़े हिंदू वो भी बैठे थे, बट वहाँ पर मोस्टली अंग्रेज़ थे। अब उसकी भी गांधी जी ने बुकिंग करा रखी थी, बट अंग्रेज़ों ने उसको विरोध किया, बोले कि तेरे को अंदर नहीं बैठना, बाहर ही लटक या बाहर ही जा, हम अंदर नहीं बैठने देंगे। वहाँ फिर भेदभाव। गांधी जी ने फिर इसका विरोध किया कि मैंने तो अंदर की ही करा रखी है और मैं अंदर ही बैठूंगा। तो उनको एक कोना सा दे दिया गया छोटा सा, जो खिड़की के पास था, भाई ताकि ठंडी ठंडी इनको पता चले ठंड में बैठने का मतलब क्या होता है। बट गांधी जी वहाँ पर बैठे रहे। बट एक अंग्रेज़ को सिगरेट पीने की तलब हुई, उसने कहा कि एक काम कर, यहाँ से उठ, मेरे को सिगरेट वगैरह पीनी। तो गांधी जी उसका मतलब समझ गए कि मेरे को उठाना चाहता है मेरी बेइज्जती करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं उठूँगा नहीं, चाहे आप कुछ कर लो।
तो गांधी जी लिखते हैं कि उसने मेरे को मारा, मेरे को गालियाँ दी, लेकिन मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मैंने उसकी रेलिंग जो होती है, मैंने उनको टाइट पकड़ के रखा। आप इमेजिन कर सकते हो क्या हालात रहे होंगे उस टाइम पे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि मैं अब अपने स्वाभिमान से कोई भी समझौता नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो फिर रिजिड होते चले गए इस मामले में कि आप कितनी मेरी बेइज्जती करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को जो अपना काम करना अब मैं वो काम करूँगा। तो उन्होंने अब हार नहीं मानी, उन्होंने ठान लिया कि इसको परिवर्तन करना है, इस समाज में कुछ ना कुछ चेंज लाने हैं, और उस चेंज की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, तो जैसे तैसे करके अब गांधी जी प्रिटोरिया पहुंच गए हैं। अब इससे आगे की यात्रा के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में जब भी आपका होगा तो उसमें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब धीरे धीरे देखिए, अब यहाँ से अब गांधी जी को ये फील होगा कि अहिंसा कितना बड़ा हथियार है। अब उनको ये फील होगा कि सत्याग्रह करने का क्या अर्थ होता है। अब उनको पावर फील होगी कि भूख हड़ताल की क्या पावर होती है। अब उनको ये महसूस होगा कि न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल लिखने का क्या इंपॉर्टेंस होती है, लोग इससे कैसे प्रभावित होते हैं। ये सारी चीज़ें अब आपके सामने आएंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहिए, और जितना ज़्यादा हो सके योग कीजिए, ध्यान कीजिए, क्योंकि स्वस्थ रहना तो आज के टाइम में जिम काम नहीं आएगा। जिम में तो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग आपकी संभव ही नहीं है, तो जिम वगैरह काम नहीं आएगा। सुबह दौड़ करिए, योग करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है ध्यान कीजिए, यही चीज़ें आएगी, ठीक है ना। धीरे धीरे हम लोग अपनी रूट्स की तरफ लौट ही रहे हैं, जो हमारी जड़ें हैं, हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति की, वहाँ हम लोग लौटेंगे। हो सकता है थोड़ा ज़बरदस्ती करके लौटे, नेचर हमें ज़बरदस्ती करके वापस वहाँ ले जाए जहाँ से हम लोग स्टार्ट हुए थे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।